दोस्तों, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बात आपको सोशल मीडिया पे तो हर जगह देखने को मिलेगी ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेचर भी पावर के लॉ से ही चलता है। यहाँ नेचर में इस लॉ का दिखना ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि नेचर में हर एक चीज़ अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, यानी कि बिना किसी पर्दे के। अब पावर की बात करें तो इसके सोर्स अनलिमिटेड हैं। इन्हीं में से करेंटली सबसे ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट ग्रीन की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी में से 3 यानी कि 11, 12 और 9 मोस्ट पावरफुल और इजी टू अप्लाई लॉज को एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। पर इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको किसी को भी हर्ट करने के लिए यूज़ मत करना। स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से, जिसका नाम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। बुक के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट बने रहना है तो लोगों को आपको चाहना और आप पर रिलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग आप पर निर्भर होंगे, आपको उतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी। आप बस लोगों को उनकी खुशी के लिए अपने ऊपर निर्भर करते जाओ, फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी उन्हें अपने काम को इतना मत सिखाओ कि वो उस काम को आपके बिना कर सकें। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। तो मिडिल एज के दौरान एक मर्सिनरी सोल्जर यानी कि पैसे लेके काम करने वाले सोल्जर ने सिएना नाम के टाउन को एक अटैकर से सेव किया था, जिसके बाद सिएना के सिटीजन्स ने उस सोल्जर को रिवॉर्ड करने का सोचा। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उनके हिसाब से बड़े से बड़ा अमाउंट ऑफ मनी या ऑनर सिटी की लिबर्टी और फ्रीडम से बड़ा नहीं हो सकता, जो कि उस सोल्जर ने सेव करी है। तो लास्टली किसी ने असेंबली के बीच खड़े होकर कहा कि हमें इसे मारने दो, फिर हम इसे अपने पैट्रॉन यानी प्रोटेक्ट करने वाले सेंट की तरह पूजेंगे। जिसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। अब देखो, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया और आजकल के टाइम में शायद ही ऐसा किसी के साथ होगा, पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि लोग अपना काम हो जाने के बाद आपकी वैल्यू करना बंद कर दें। अगर आपके पास उन्हें कुछ ऑफर करने के लिए नहीं बचा है तो वो आपसे भी ज़्यादा चीपर या फिर बेटर इंसान सीख करना शुरू कर देंगे। आप इस लॉ को अपनी बेस्ट फॉर्म में अप्लाई होता देख हेनरी किसिंगर की लाइफ में देख सकते हैं, जहां उसके आसपास हर दिन ब्लड शेड हो रहा था, पर इसके बावजूद वो किसी भी फियर के बिना एंड तक सरवाइव कर पाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस किंगडम के राजा को बहुत ज़्यादा पसंद था। इनफैक्ट उसके और राजा के बिलीव्स कई जगह डिफरेंट भी थे। वो सरवाइव कर पाया क्योंकि वो किंगडम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कई जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और उसे चोट पहुंचाने का सिर्फ एक ही मतलब था, केओस। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में अगर आप लोगों के सीक्रेट्स जानकर उन्हें ब्लैकमेल करके खुद पर डिपेंडेंट करा रहे हो तो ये आगे जाके फेटल भी हो सकता है। दूसरा लॉ है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। इसका मतलब है कि एक सच कई झूठों को छुपा सकता है। अगर आप खुल के ऑनेस्टी और जेनरोसिटी के साथ काम करते हो तो हर कोई आप पर ट्रस्ट करेगा। जैसे ही लोग आप पर आपकी ऑनेस्टी के लिए ट्रस्ट करने लगे, आप उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। इसे समझने के लिए हम चलते हैं 1926 में, जहां एक टॉल और वेल ड्रेस्ड आदमी उस समय के सबसे डेंजरस गैंगस्टर एल कैपोन को विजिट करते। वो काफ़ी एलिगेंट एक्सेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम काउंट विक्टर लस्टिक बताता है। वो कैपोन से प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मुझे $50,000 दोगे तो मैं उसे डबल कर दूंगा। कैपोन के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पर किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतने सारे पैसे देने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने काउंट को ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि उसकी ड्रेसिंग सेंस और मैनर काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। कैपोन ने काउंट को पैसे दे दिए और कहा कि मुझे 60 दिन में इन पैसों को डबल करके दे देना, जैसा तुमने प्रॉमिस। काउंट वहाँ से पैसे लेके चला गया और उसने उन्हें एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स के अंदर शिकागो में रखवा दिया। वो पैसे बैंक के सेफ में ऐसे ही पड़े रहे और काउंट ने उन्हें डबल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। 2 महीने बाद उसने फिर से कैपोन को विजिट किया और अपने फेस पे एक स्माइल के साथ उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा प्लान फेल हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कैपोन बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहा था, पर तभी काउंट ने $50,000 जो उसने उससे लिए थे उन्हें उसकी डेस्क पर रख के फिर से उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं भी इन्हें डबल करना चाहता था, पर मेरा प्लान काम नहीं करा। कैपोन ने शांत होकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम चीटर हो। मुझे तभी पता चल गया था जब तुम यहाँ पहली बार आए थे, पर तुमने मेरे पैसे वापस करे हैं। काउंट फिर से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी कैपोन पीछे से चिल्लाता है कि तुम एक ऑनेस्ट इंसान हो। जिसके बाद कैपोन काउंट को $5,000 भी देता है। कैपोन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब काउंट ने ये सारा का सारा प्लान सिर्फ $5,000 लेने के लिए ही किया था। अक्सर लोग दूसरों से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, यही रीज़न भी है कि उनको ट्रिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
पर इस लॉ की हेल्प से हम उनके गार्ड को आराम से डाउन करके उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। पर इसका रिवर्सल भी है कि अगर आप अक्सर लोगों को झूठ बोलकर उन्हें धोखा देते आए हो तो फिर कोई भी ऑनेस्टी या जेनरोसिटी इस मूवमेंट पर काम नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर आप दूसरों को हमेशा धोखा ही देते आए हो और अगर आप अचानक से ऑनेस्ट होने लग गए तो फिर लोग आप पर और ज़्यादा शक करेंगे। तीसरा और लास्ट लॉ है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। अब ये लॉ काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है सुनने में, पर ट्रस्ट में ये आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। इसका मतलब है कि दूसरों को अपने ऊपर अपने एक्शन से एग्री करवाओ बिना कुछ कहे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं साल 1502 इटली में, जहाँ एक बहुत बड़ा मार्बल एक चर्च के सामने पड़ा हुआ था। ये एक समय पे बहुत ज़्यादा सुंदर पीस था, पर एक अनस्किलफुल स्कल्पचर ने गलती से इसमें एक होल कर दिया जहाँ इस फिगर की टांगे आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पीस खराब हो गया। पियरो सोडेरिनी जो कि इस सिटी के मेयर थे, उन्होंने लियोनार्डो डा विंची और कई मास्टर्स को अपॉइंट किया था इसे ठीक करने के लिए, पर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि ये स्टोन अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जिसके बाद ये स्टोन जिस पर इतने सारे पैसे खर्च हो चुके थे, अब वो बस चर्च में पड़ा धूल खा रहा था। कुछ टाइम बाद माइकल एंजेलो के फ्रेंड्स ने उसे इस बारे में लेटर भेजा, जो कि उस वक्त रोम में था। माइकल एंजेलो उस सिटी में आया और काफ़ी देर तक उस स्टोन को एग्जामिन करने के बाद उसने कहा कि मैं इससे एक बहुत ही शानदार फिगर बना सकता हूँ। सोडेरिनी ने उससे डिसएग्री करा और कहा कि इस पर मेहनत करना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और इतनी बड़ी मिस्टेक को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। पर कुछ टाइम बाद वो उसे स्टोन पर काम करने देता है। माइकल एंजेलो ने ये डिसाइड किया कि वो इससे एक यंग डेविड को स्कल्प्ट करेगा। कुछ हफ्तों बाद जब माइकल एंजेलो उस स्टैचू को फाइनल टच दे रहा था, तभी वहाँ पर सोडेरिनी आ जाता है, जो कि खुद को एज एन एक्सपर्ट शो कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुमने स्टैचू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया है, पर इसकी नाक बहुत ज़्यादा बड़ी है। माइकल एंजेलो समझ जाता है कि सोडेरिनी इस वक्त स्टैचू के ठीक नीचे खड़ा है, इसलिए वो स्टैचू को ठीक से नहीं देख पा रहा है। माइकल एंजेलो बिना कुछ कहे सोडेरिनी को ऊपर ले गया और नोज के पास पड़े छेनी और मार्बल के डस्ट को उठा लिया। इस दौरान सोडेरिनी माइकल एंजेलो से थोड़ा नीचे खड़ा था। माइकल एंजेलो ने जेंटली नोज को छेनी से टैप किया और अपने हाथ से उस डस्ट को स्लोली नीचे गिरना शुरू कर दिया। उसने असल में नोज को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, पर एक्टिंग ऐसी करी कि उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं। कुछ टाइम बाद उसने सोडेरिनी से पूछा, अब इसे देखो, और सोडेरिनी ने जवाब दिया कि आई लाइक इट बेटर, तुमने इसमें जान डाल दी। यहाँ आप ये समझ सकते हो कि अगर माइकल एंजेलो सोडेरिनी को गलत बोलता तो ये उसके लिए जानलेवा साबित भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पर कई मेयर और किंग्स अपनी ईगो हर्ट हो जाने पर सीधा डेथ पेनल्टी तक दे देते थे। इसका मतलब आपको हर वक्त कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे आपका काम भी हो जाए और आप सेफ भी रहो। इसका भी एक रिवर्सल है, यानी कि आप कुछ सिचुएशंस में एक्ट करके नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट करके ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि कई बार हम डिसेप्शन को फॉलो करते हुए या झूठ बोलते हुए फंस जाते हैं। तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट से एक खिचड़ी पका दो। आप बीच में कोई और टॉपिक भी छेड़ सकते हो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लास्टली, जब भी आप किसी भी झूठ में पकड़े जाओ तब जितना हो सके सही और इमोशनल होने की कोशिश करो।